हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 को सॉल्व किया है। तो अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जा कर के आप उन वीडियोस को भी देख लीजिए, क्योंकि उन जो सेट हमने 1 और 2 सॉल्व कराया है उसमें भी बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने लिया है। और आप जान ही रहे कि जो हम प्रैक्टिस सेट लाते हैं उसमें सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों को रखते हैं। जैसे आपका भूगोल हो गया, उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, पॉलिटी हो गया, ईवीएस हो गया, साइंस हो गया। तो जितने भी सब्जेक्ट के से आपके प्रश्न आते हैं सभी सब्जेक्ट को रखते हैं। तो इसलिए आप सेट 1 और सेट 2 भी देख लीजिएगा। चलिए हम लोग सेट 3 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका है कि स्थानिक प्रजातियाँ पौधे और जानवरों की वे प्रजातियाँ हैं जो, तो आगे आपको भरना है कि विश्व भर के शहरों में खुलेआम घूमते हुए पाई जाती हैं, कि केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, कि पर्यावरण के लिए हानिकारक होती हैं, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखिए जो सही आंसर आपका है वह है कि केवल एक विशेष स्थान पर पाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, स्थानिक प्रजातियां उनको कहते हैं जो किसी विशेष स्थान पर ही पाई जाती हैं। तो ऐसे पौधे और जानवरों की प्रजातियों को हम लोग स्थानिक प्रजातियां कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उसकी एक विशेषता नहीं है। तो इसमें से बताना है जो मत्स्य वर्ग होता है पूर्ण रूप से जलीय जीव होता है, तो जो यह 4 विशेषताएं दी गई हैं इनमें से कौन सी उसकी एक विशेषता नहीं है, तो यह बताना है। तो देखिए यह जो दिया गया है कि उसकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है, तो यह आपका ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसका यह आंसर नहीं होगा। उसके बाद दिया गया है कि ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं। जी नहीं, यह गलत दिया गया है इसमें, तो इसलिए यह वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है कि उष्ण रक्त वाले जीव नहीं होते हैं। इसके अलावा उसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं, तो यह बात सही है, और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन जो है वह मत्स्य वर्ग के बारे में गलत लिखा गया है, तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। आर्थ्रोपोडा नहीं है, थैलोफाइटा नहीं है, अनावृत बीजी नहीं है, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम पादपों को समूहों में विभाजित करें तो जो आर्थ्रोपोडा होता है यह उनमें से शामिल नहीं है, तो इसको आप अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को हम लोग देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यह चीज़ पूछा गया है, उसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो यह बात आपका सही है। जो औरंगजेब था उसको हम लोग आलमगीर के नाम से जानते थे। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को एक लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा अपने महल में ही नज़रबंद कर दिया था। तो जी हाँ दोस्तों, यह भी आपकी बात सही है। जो औरंगजेब था वह क्या किया कि अपने ही भाई दारा को हराया था और साथ ही में अपने पिता को महल में नज़रबंद कर दिया था, तो यह भी सही है, तो इसका आंसर नहीं होगा। अगला दिया है कि वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था। जी नहीं, यह बात गलत लिखी गई है, तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत कथन ही पूछा है कि जो औरंगजेब था उसके बारे में क्या गलत चीज दी गई है। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र यह नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यह दिया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह मौर्य वंश के संस्थापक थे, तो उनके बारे में क्या चीज़ गलत लिखी गई यही बताना है। तो उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियम युद्ध कौशल सीख सकें। जी हाँ दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह जो है कि सिकंदर की सेना में शामिल होते हैं, जिससे कि वह वहाँ की युद्ध नीति को जान सके, कि मैसेडोनियन जो युद्ध होता था उसके कौशल को वह जान सके, इसलिए जो है कि वह सेना में शामिल हो जाते हैं बिना बताए हुए किसी को। और अगला इसमें दिया गया है कि बैरम खान
उसका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। तो यह बात गलत लिखी गई है। जो चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक की बात करें तो आप जानते हैं कि चाणक्य थे, तो यह बात गलत लिखी गई, बैरम खां नहीं था। तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए थर्ड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को यह श्रेय दिया जाता है कि सबसे पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो चलिए जलियांवाला बाग के बारे में क्या गलत लिखा गया, चलिए पढ़ते हैं। तो जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना की बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। तो देखिए यह पहला ही ऑप्शन आपका गलत दे दिया गया है, क्योंकि जलियांवाला बाग की जो घटना है यह चौरी चौरा से पहले हुई थी। जलियांवाला बाग की घटना 1919 में हुई थी, जबकि चौरी चौरा कब हुआ था, 1922 में हुआ था। तो इसलिए यह ऑप्शन ही, पहला ही ऑप्शन आपका गलत है। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है। नमक, सोडियम, मेटाबाइसल्फाइड, काली मिर्च, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका है वह है काली मिर्च। जी हाँ दोस्तों, आचार के लिए अच्छा परिरक्षक नहीं है काली मिर्च। बाकी नमक तो आप जानते हैं डाला जाता है, साथ में सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी डाला जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके हमको टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कोई भी जानकारी रहती है तो टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। साथ ही में इस वीडियो का जो PDF वगैरह है वह भी शेयर किया जाता है, और जब भी वीडियो आती है तो उसका लिंक भी दिया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कथन जो दिए गए हैं विकल्पों में से किस नियम पर लागू होता है। आपको बताना है कि किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा द्वारा समान समयांतरालों में तय किया गया क्षेत्रफल किसके समान होता है। तो यह चीज पूछा गया है। तो देखिए कोई भी ग्रह और सूर्य को जो जोड़ने वाली रेखा है उसको समान समयांतरालों में जो तय किया गया क्षेत्रफल वह समान होता है, वह क्षेत्रफलों के नियम के। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने जिन भी प्रश्नों को शामिल किया है वह सभी क्वेश्चन आपके BPSC TRE की 3 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, इनमें से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए अगर हम गलत कथन की बात करें तो इसका जो सही आंसर है, मतलब जो गलत आंसर दिया गया है वह यह दिया गया है कि शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जी नहीं, यह ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, तो इसलिए यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, या तो आप जानते ही हैं। साथ ही में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी, तो यह बात भी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए अगर हम बात करें हैदराबाद की जो चार मीनार हैं उसके बारे में जो गलत कथन आपका दिया गया है वो यह थर्ड वाला है। जी हाँ दोस्तों, मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों को दीर्घा को सहारा देते हैं, यह बात गलत लिखी गई है। बाकी इसके अलावा यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है, यह बात सही है। और इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, यह भी बात आपकी सही है। तो यह थर्ड वाला ऑप्शन आपका गलत है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो दिया गया है कि रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे कहा जाता है।
तो जुनेद मौसम कहते हैं, धान मौसम कहते हैं, मक्का मौसम कहते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए रबी और खरीफ की जो फसल होती है उसके बीच में जो मौसम आता है उसको जायद का मौसम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जायद मौसम कहते हैं और इसमें जायद मौसम दिया नहीं है, तो इसलिए जो फिफ्थ वाला ऑप्शन है वह आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जैसे जब रबी की फसल कटती है मार्च में, तो उसके बाद जो है कि जायद की फसल लगती है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। जायद की फसल की बात करें तो उसमें आपका तरबूज आता है, ककड़ी आती है, खीरा आता है, तो यह सब क्या है, जायद की फसल है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्नलिखित में से आधुनिक मंदिर भारत के मंदिरों के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए बांधों को जाना जाता है, वनों को जाना जाता है, नदियों को जाना जाता है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जिसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है वह किसको जानते हैं? तो वह आप जानते हैं बांधों को। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी नदी द्रोणी की एक विशेषता नहीं है? तो चलिए बात कर लेते हैं। तो यह देखिए यह एक उपजाऊ क्षेत्र है जिसमें अधिकांश उत्तर और पूर्वी शामिल हैं। तो यह विशेषता नहीं है कि यह उत्तर से हिमालय के पहाड़ों में पहाड़ियों से गिरा है। तो देखिए ऑप्शन फर्स्ट भी आपका सही दिया है, ऑप्शन सेकंड भी आपका सही दिया है, तो इसलिए यह दोनों ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। और तीसरा दिया है कि इसके दक्षिण में सुंदरवन डेल्टा। जी नहीं, यह बात बिल्कुल गलत दी गई है, तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न जो आपका दिया गया है कि संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सामान्य नियम का एक अपवाद है? तो चलिए विकल्प पहले देख लेते हैं। विकल्प दिया गया है कि यदि प्रधानमंत्री संसद को ऐसा करने के लिए कहते हैं, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करता है कि यदि राज्य के राज्यपाल इसकी आवश्यकता को प्रमाणित करते हैं। तो देखिए अगर हम इसमें सही आंसर की बात करें तो वह सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सेकंड। जी हाँ दोस्तों, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है? तो पुणे और हैदराबाद के बारे में बात करें तो कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो वह है आपका NH9। जी हाँ दोस्तों, सेकंड वाला आपका सही है, जो कि पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपका, जो है कि नेशनल हाईवे से एक प्रश्न आ सकता है। अगला है कि नमी धारण करने की क्षमता किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी ऐसी मिट्टी है जो सबसे ज़्यादा नमी धारण करती है? तो सबसे ज़्यादा नमी धारण करने वाली कौन सी मिट्टी है? तो वह आपकी काली मिट्टी होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि अगर आपके खेत में काली मिट्टी पाई जाती होगी तो वह जल्दी नहीं सूखती है, लेकिन वहीं पर अगर बलुई मिट्टी पाई जाती है तो तुरंत सूख जाती है, या जो है कि शुष्क मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है तो वह भी जल्दी सूखती है। तो जो काली मिट्टी होती है यह आपकी जल्दी नहीं सूखती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रोजन का मूल कार्य पूछा गया है। तो एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन का जो मूल कार्य होता है वह मासिक धर्म को विनियमन करने का। जी हाँ दोस्तों, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए एस्ट्रोजन का यही मूल कार्य होता है, जो मासिक धर्म है उसको विनियमित करता है। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जब महत्वपूर्ण भूमिका थी तो उसके बाद कौन सी घटना घटित होती है? तो उसके बाद जो घटना घटित हुई थी वह हुई थी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा था।
तो इसको आप याद रखिएगा। जब यह भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था तो उस समय जो है कि लेबर पार्टी द्वारा भारत कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है, तो याद रखिएगा। बाकी दांडी यात्रा तो आपका बहुत पहले हो गया था 1930 में, और जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह कब शुरू हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, और रॉलेट एक्ट भी आपका बहुत पहले आया था, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न आपका है कि लोकसभा में विभिन्न प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। तो देखिए जो लोकसभा में विधेयक पेश किए जाते हैं तो उनमें से पूछा गया कि कौन सा ऐसा है जो नहीं है। तो देखिए लोकसभा में साधारण विधेयक भी पेश किया जाता है, वित्तीय विधेयक भी पेश किया जाता है, लेकिन राजस्व विधेयक जो है वह नहीं पेश किया जाता, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 फर्स्ट और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं को जो है कि मान्यता दी गई है। तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लैंग्वेज से आपका प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न चलिए देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में जो है कि ब्रह्मा समाज कहा जाता था, तो वहाँ कहाँ पर उन्होंने किया था, चलिए आप लोग बताइए जल्दी से। वर्धमान में किया था, बैरकपुर में किया था, मुर्शिदाबाद में किया था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यह तीनों ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, यहाँ पर यह तीनों ही ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 5 जो है यह आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह ने, अशफाक उल्लाह खान ने, दादा भाई नौरोजी ने, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी वह किसने किया था, तो वह भगत सिंह ने किया था। तो यह याद रखिएगा, भगत सिंह ने ऐसा किया था। और भगत सिंह को फांसी कब हुई थी, मार्च 1931 ईस्वी में हुई थी, तो यह भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो आपका असहयोग आंदोलन है और भारत छोड़ो आंदोलन है। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वह 1 अगस्त 1920 को हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पादप कोशिकाओं की भित्तियां किससे बनी होती हैं। तो देखिए अगर हम बात करें जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनकी भित्तियां जो होती हैं वह आपकी किससे बनी होती हैं, तो वह आपकी सेल्यूलोज से बनी होती हैं। इसको याद रखिएगा, जो पादप कोशिकाएं हैं उसकी भित्तियां सेल्यूलोज से बनी होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसका PDF वगैरह डाउनलोड करना है या क्लास के नोटिफिकेशन वगैरह पाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केसिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, गाजर में, सोयाबीन में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो केसिन प्रोटीन है यह आपका न तो मांस में पाया जाता है, न ही गाजर में पाया जाता है, और न ही सोयाबीन में पाया जाता है। यह आपका कहाँ किस में पाया जाता है, तो यह आपका दूध में पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 5 जो है वह आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिका में, एशिया में, यूरोप में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें मंगोलिया द्वीप की तो यह जो स्थित है आपका मंगोलिया देश यह आपका कहाँ है, तो यह आपका एशिया में है। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि पीतल इनमें से किसका मिश्रण है, तो पीतल किसका मिश्रण होता है, तो 80% जस्ता की 20% तांबा, यह गलत दिया गया है। वहीं पर 20% जस्ता और 80% तांबा, यह भी आपका कॉम्बिनेशन गलत है। 30% जस्ता और 70% तांबा। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला जो ऑप्शन है वह आपका सही हो जाएगा। जो आपका पीतल होता है उसमें 30% जस्ता होता है, बाकी 70% तांबा पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो जो प्लासी का युद्ध, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी, यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी। तो देखिए अगर जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था यह कब हुआ था,
तो यह आपका हुआ था 1757 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को जो है कि राजनीतिक सत्ता मिल गई थी। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्लासी का जो युद्ध हुआ था तीनों, उसको याद रख लीजिएगा, इससे प्रश्न बन सकता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का एक कार्य नहीं है? तो अपने सदस्य देशों की वित्तीय और आर्थिक नीतियों की निगरानी करना। तो देखिए, अगर हम बात करें तो IMF का यह काम होता है कि वह अपने सदस्यों की वित्तीय और आर्थिक नीतियों का जो है निगरानी करते हैं। बाकी उन देशों को ऋण प्रदान करना उन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को पूरा करने में कठिनाई आती है। तो यह भी उसका काम होता है कि वह ऋण प्रदान करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को पूरा करने में कठिनाई नहीं आती है। बाकी अगला पढ़ें तो अनेक सदस्य देशों की संपत्ति में वृद्धि करने के लिए अभिनव व्यावसायिक मॉडल बनाना। तो देखिए, यह ऑप्शन आपका गलत दिया गया है, यही नहीं है। बाकी यह जो दोनों ऑप्शन आपके दिए गए फर्स्ट और सेकंड, यह IMF का एक कार्य होता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीकट पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है? मदुरई है, कोलकाता है, बनारस है, ये एक से अधिक की कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम बात करें जो कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है आपका, वह कौन है? तो वह आपका कोलकाता है। जी हाँ दोस्तों, कालीघाट पेंटिंग के लिए कोलकाता आपका प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल पविकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो देखिए, इसमें आपका साल्मोनेला है कि एक्केरिकिया है कि राइजोबियम है, कि एक से अधिक की कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा राइजोबियम। जी हाँ दोस्तों, यह जो है कि जीवाणु फलीदार पादपों की मूल पर्विकाओं के निर्माण से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज के सेट में यही 30 प्रश्नों को हमने लिया था, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं 1 to 5, 6 to 8, 9 to 12, सबके लिए यह इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको किस सब्जेक्ट पर जो है कि आपको MCQ चाहिए वह भी कमेंट करके आपको बताइएगा, हम उस पर MCQ ला देंगे। और दोस्तों, हमारे बहुत से व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको PDF वगैरह चाहिए, क्लास का लिंक वगैरह चाहिए, या कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको मिले, तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर दीजिए। वहाँ पर कोई भी अपडेट रहती है तुरंत बता दिया जाता है, और कुछ भी चेंजिंग वगैरह रहती है तुरंत दे दिया जाता है। तो इसलिए आप टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।